माउंट आबू का नाम बदलने को लेकर दो धड़ों में लोग बढ़ चुके हैं। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा इसका नाम आबूराज किए जाने को लेकर व्यापकबाजी की गई। इन लोगों ने माउंट आबू में आने वाले नेताओं से भी इस संदर्भ में मांग की। नगर पालिका में प्रस्ताव भी लिए जाने की बात सामने आई है। विधानसभा में भाजपा के विधायक प्रतापपुरी ने इसकी मांग उठाई तो मुद्दा हाथ से छिटकता देखकर स्थानीय विधायक ओटाराम निवासी और समाराम गरासिया ने भी इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया। इन सबकी दलील थी कि पहले माउंट आबू का नाम आबूराज था, बाद में तत्कालीन शासन ने माउंट आबू कर दिया। लेकिन ये नेता अपने ज्ञापनों और मांग पत्र में वो पौराणिक, ऐतिहासिक या राजनीतिक रेफरेंस नहीं दे पाए जिसमें इस स्थान का नाम आबूराज मिला हो। ये लोग इसका नाम आबूराज किए जाने के पीछे की वजह धार्मिक बताते हैं। माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज नहीं करने को लेकर लोगों में लामबंदी हुई। कई स्थानीय संगठनों के समर्थन पत्र के साथ इन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस स्थान का नाम माउंट आबू या आबू पर्वत ही रहने देने का अनुरोध किया है। इन लोगों ने भी इस स्थान के पौराणिक वृत्तांत का हवाला देते हुए बताया कि इस स्थान का नाम कभी आबूराज नहीं रहा। यहां का नाम अर्बुद पर्वत था, जो अपभ्रंशित होकर के आबू पर्वत हो गया। अपने दावे की पुष्टि के लिए इन लोगों ने ज्ञापन में स्कंद पुराण का रेफरेंस दिया है। माउंट आबू का नाम आबूराज नहीं किए जाने के पीछे की वजह ये लोग पौराणिक, सामाजिक और पर्यटन से जुड़ी बताते हैं। पक्ष विपक्ष के नामों को लेकर ऐतिहासिक दलीलों के बीच हमने माउंट आबू के धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दस्तावेजों को खंगाला। इनमें से जो वृत्तांत मिला, आज हम उसी पर बात करेंगे। इस क्षेत्र के नाम को लेकर के सबसे पहला और पुराना उल्लेख महाकाव्य काल का मिलता है, यानी आज से करीब 3000 साल पहले का काल। जो धर्म ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है वह है भारत का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत। महाभारत के 12 पर्व हैं। इन पर्वों में उस काल की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख है। इन्हीं 12 पर्वों में से एक पर्व है अरण्य पर्व या वन पर्व। इसमें द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडवों के हार जाने और 12 वर्ष के वनवास काल की घटनाओं का विवरण है। अरण्य पर्व के 21 उपपर्व हैं। गोरखपुर की गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित अरण्य पर्व पुस्तक में 7वां उपपर्व है तीर्थ यात्रा पर्व या तीर्थ यात्रा अभिगमन पर्व। इसमें पांडवों के वनवास काल में विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा का उल्लेख है। इसी पर्व के 82वें अध्याय में ऋषि पुलस्त्य पांडवों को तीर्थों की महिमा बताते हैं। इसमें ही अर्बुद नाम का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसके 55वें श्लोक में ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, ततो गच्छेत धर्मेश हिमवत् सुतम अर्बुदम पृथ्व्या यत्र ये छिद्रम पूर्व मासिद युधिष्ठिर। अर्थात हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, वहां से आगे हिमालय पुत्र अर्बुद की यात्रा करें। यहां पर पहले छिद्र या विवर था। इसी के अगले श्लोक में बोलते हैं, तत्राश्रमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतः तत्रस्य रजनीमेकाम गो सहस्र फलम लभेत। अर्थात यहां महर्षि वशिष्ठ का त्रिलोक प्रसिद्ध आश्रम है, जिसमें एक रात विश्राम करने पर 1000 गोदान के जितना पुण्य मिलता है। ये दोनों श्लोक बता रहे हैं कि यहां पर जिस अर्बुद का जिक्र हो रहा है वो अर्बुद पर्वत यानी माउंट आबू ही है। ये वो सबसे पुराना उल्लेख है जहां पर वर्तमान माउंट आबू के नाम का धार्मिक उल्लेख मिलता है। वो नाम है अर्बुद। इस क्षेत्र के नाम को लेकर दूसरा सबसे पुराना वृत्तांत जिस ग्रंथ में मिलता है वो है स्कंद पुराण। यह हिंदू धर्म के 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। स्कंद पुराण 7 खंडों में विभक्त सबसे बड़ा पुराण है। इसके 25 उपखंडों में 1790 अध्याय और 94,410 श्लोक हैं। पुराणों को रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों, वेदों, श्रुतियों के रेफरेंस से लिखा गया है। इसी स्कंद पुराण के 7वें खंड के अर्बुद महात्म्य उपखंड में फिर से इस क्षेत्र के नाम का उल्लेख आता है। इसके अनुसार इस क्षेत्र में गहरी खाई होने से ऋषि वशिष्ठ की प्रिय गाय इसमें गिर गई थी। वो उसे निकाल तो लेते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना फिर ना हो, वो इसके लिए उसे पाटने के लिए हिमालय के पास जाते हैं। हिमालय अपने पुत्र नंदीवर्धन को इस खाई को पाटने का आदेश देते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि हिमालय से यहां तक नंदीवर्धन पर्वत को लाया कैसे जाता है। इस पर ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर नंदीवर्धन अपने मित्र अर्बुद को उसे यहां तक पहुंचाने को कहते हैं। स्कंद पुराण के 7वें खंड के 3रे उपखंड के
तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में अर्बुदनाग हिमालय के पुत्र और अपने मित्र नंदीवर्धन से कहते हैं कि मम नामना ख्यातिमा या तो नान्यत किंचित दृढ़ोम्य हम, अर्थात ये क्षेत्र मेरे नाम से जाना जाए और इसका मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं हो, अर्थात अर्बुद के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाए। नंदीवर्धन इस पर सहमत हो जाते हैं और इसके बाद ऋषि वशिष्ठ इस क्षेत्र का नामकरण अर्बुदनाग के नाम पर अर्बुद पर्वत करते हैं। इसी कारण स्कंद पुराण के अलावा मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी इसे अर्बुद पर्वत के नाम से उद्धृत किया गया है। पौराणिक काल में सभी पुराणों में से इस क्षेत्र का नाम अर्बुद पर्वत ही मिलता है। अब बात करते हैं प्राचीन काल की। सिरोही गजेटियर के अनुसार 625 ईस्वी का पिंडवाड़ा के निकट वसंतगढ़ का शिलालेख है। यह शिलालेख इस क्षेत्र के उस समय के नाम की पुष्टि करता है। यह शिलालेख राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से है। इसकी वजह यह है कि इसी में पहली बार राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख में लिखा है कि रजिल्ला ने अर्बुद पर्वत की रक्षा की। उसकी राजधानी बाता यानी कि वसंतगढ़ थी। 11वीं शताब्दी के परमार काल के शिलालेखों में भी परमारों का शासन आबू पर्वत के दूसरे छोर तक विस्तृत बताया जाता है। मध्यकाल में सिरोही के देवड़ा वंश की स्थापना के इतिहास में देलवाड़ा, अचलगढ़ और टोकरा के शिलालेखों का हवाला देते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि प्रताप माला का पुत्र बीजर, जिसे दशरथ नाम से भी जाना जाता था, उसने आबू क्षेत्र में देवड़ा राजवंश की स्थापना की। पूर्व मध्यकाल के ऐतिहासिक दस्तावेजों और शिलालेखों में इस क्षेत्र का नाम आबू या आबू पर्वत ही मिलता है। गौरी चंद हीराचंद ओझा के अनुसार अचलगढ़ में ही चौहान महाराव लुम्बा का 1320 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है। इसके अनुसार लुम्बा ने आबू का प्रदेश और चंद्रावती को विजय किया। ओझा लिखते हैं कि सिरोही की 3 ख्यातों में लिखा है कि महाराज लाखा को बसंतगढ़ और आबू पर महाराणा कुंभा का अधिकार बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्रिटिश काल में 1836 में उदयपुर के महाराणा जवान सिंह आबू की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन महाराणा कुंभा के कड़वे अनुभव को देखते हुए सिरोही के तत्कालीन महाराव शिवभान ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल स्पीयर्स ने मध्यस्थता करके लिखा पढ़ी करवाकर जवान सिंह को आबू जाने की अनुमति दिलाई। इसमें भी इस स्थान का नाम आबू नियुक्त किया था। वहीं 1842 में सैनिटोरियम के रूप में आबू को अंग्रेजों को सशर्त स्थान देने के एग्रीमेंट में भी आबू नाम का ही जिक्र आता है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है संविधान सभा की बहस। इसी में 16 नवंबर 1949 को सिरोही रियासत को लेकर जयनारायण व्यास, गोकुल राय भट्ट और सरदार पटेल के बीच बहस मिलती है। इसमें सिरोही रियासत को 2 हिस्सों में कर एक हिस्से को राजस्थान में और दूसरे हिस्से को मुंबई प्रांत में कर दिए जाने को लेकर चर्चा होती है। इस बहस में भी इस क्षेत्र का नाम आबू पर्वत लिखा गया है। महाकाव्य काल को लेकर आधुनिक इतिहास तक अर्बुद पर्वत, आबू पर्वत और आबू पहाड़ नाम मिल रहा है। पर्वत को अंग्रेजी में माउंट कहते हैं, इसलिए संभवतः अंग्रेजों के सैनिटोरियम बनाने के बाद इसे माउंट आबू के नाम से जाना जाने लगा हो। आजादी के बाद से अब तक 100 से ज्यादा राज्यों और शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। हाल में शहरों के नाम बदलने के सबसे ज्यादा प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नगर निकाय ने शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन शहरों के नाम बदलने को लेकर कोई निर्धारित प्रावधान नहीं है। इसके लिए निकाय या पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव लेकर राज्य सरकार को भेजता है। यदि राज्य सरकार माउंट आबू नगर पालिका द्वारा लिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेती है तो इसे अंतिम मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार अपनी सहमति देने के लिए ऐतिहासिक महत्व, जनभावना, भाषाई समानता, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करती है। इसके बाद गृह मंत्रालय प्रस्ताव पर विचार करता है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय लेने से पहले रेल मंत्रालय और डाक विभाग जैसे विभिन्न निकायों से परामर्श करता है।
एक बार जब गृह मंत्रालय इस कदम को मंजूरी दे देता है तो राज्य सरकारें अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किसी स्थान का नाम आधिकारिक रूप से बदल सकती है। भूमि के मामले में राज्य सरकार को अधिकार है, यद्यपि संवैधानिक रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विशिष्ट रूप से शहर का नाम बदलने से संबंधित हो, लेकिन कई बार राज्यों ने अपने अपने राजस्व कोड के तहत ऐसा किया है जो उन्हें राजस्व क्षेत्र के नाम में संशोधन करने की अनुमति देता है। 1953 में गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक परिपत्र जारी करके शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। यह परिपत्र 2005 में फिर से जारी किया गया और शहर के नाम बदलने के मामले में इसे निर्णायक माना जाता है। परिपत्र में कहा गया है कि जब तक कोई विशेष कारण न हो उस स्थान का नाम बदलना वांछनीय नहीं है जिसके लोग आदी हो चुके हैं। विशेष कारणों के अलावा शहर का नाम नहीं बदलना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि ऐतिहासिक संबंध वाले नामों में बदलाव से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ऐसा बदलाव केवल स्थानीय देशभक्ति या भाषाई कारणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य और पड़ोस में इसी नाम को लेकर कोई दूसरा गांव या शहर आदि ना हो, जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो, और उसे गृह मंत्रालय को ऐसे नाम परिवर्तित के लिए विस्तृत कारण बताने होंगे। 1953 के सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि जहां कोई प्राचीन स्थान जीर्ण हो गया है वहां राज्य सरकार उसका प्राचीन नाम बहाल करने पर विचार कर सकती है। नाम बदलने के लिए राज्यों द्वारा अक्सर इस अपवाद का सहारा लिया जाता रहा है। केंद्र सरकार किसी भी जगह का नाम बदलने से पहले कुछ कायदों का ध्यान रखती है। इसके अनुसार परिवर्तन में मौजूदा नाम में कोई आमूलचूल परिवर्तन शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल ध्वन्यात्मक सुधार या लिप्यांतर होना चाहिए। परिवर्तन सांप्रदायिक या संप्रदायवादी विचारों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामान्य उपयोग और लोकप्रिय इच्छा पर आधारित होना चाहिए। इस परिवर्तन से डाक, रेलवे या अन्य सेवाओं के लिए भ्रम या असुविधा पैदा नहीं होनी चाहिए। इस परिवर्तन से किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शहरों का नाम बदलने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और बदले हुए नाम का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं है। इसलिए इस तरह के मामले में न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। संभवतः बोलचाल की भाषा में इस क्षेत्र को तीर्थयात्रियों द्वारा आबूराज कहा जाता हो, लेकिन महाकाव्य, पुराण, इतिहास और वर्तमान में किसी भी धर्म ग्रंथ, दस्तावेज या शिलालेख में इस तरह के नाम का अभी तक कोई उल्लेख सामने नहीं आया। ये माउंट आबू का नाम बदलने का पक्षधर गुट किसी सरकार या शासक के द्वारा नाम बदलने का हवाला दिए बिना भी इस क्षेत्र का नाम आबूराज करने की मांग सरकार से कर सकता है, लेकिन इसके लिए बने नियमों को ध्यान में रखते हुए ये लोग उस सरकार और उस कालखंड का ब्यौरा देते जिसमें आबूराज का नाम बदलकर अर्बुद पर्वत, आबू या फिर माउंट आबू किया गया हो तो सरकार को निर्णय लेने में और भी सुगमता हो जाती। यदि आबूराज का नाम बदलकर माउंट आबू करने की घटना का दस्तावेज 1526 से लेकर 1757 के बीच का सिद्ध कर सकेंगे तो इसका नाम बदलने में सरकार के लिए और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन इतिहास के दस्तावेज बता रहे हैं कि इस काल में माउंट आबू में या तो मेवाड़ का सिसोदिया वंश या फिर सिरोही के देवड़ाओं के अलावा किसी अन्य का शासन नहीं रहा। तो ऐसे में माउंट आबू की पौराणिकता, धार्मिकता और ऐतिहासिकता से छेड़छाड़ की संभावना भी शून्य है।